नमस्कार बच्चों, सभी प्रथम पीयूसी छात्रों को मैं आज की क्लास को स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में लास्ट क्लास में तुम्हें भिन्ना लेसन की मैं प्रस्तुत किए थे। उसमें भिन्ना लेसन की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की बाल्य कथा और अपने घर में रहने वाले ममता के प्यार भरी ममता के बारे में और उन्होंने पाला हुआ कुछ जानवर और पक्षियों के माता की ममता के बारे में वो उन्होंने कहे थे। कौन? महादेवी वर्मा। वो पिछले क्लास में इसके बारे में मैंने कहा था। आज की क्लास में ऐसा ही अनेक घरों में भी माता अपनी बच्चों को पालन करती है, उसी तरह महादेवी वर्मा के घर में भी अनेक पशु पक्षियों के उन्होंने पाला हुआ था। उस पशु पक्षियों में बिल्ली के बारे में और चिड़ियाओं के बारे में और श्यामा गाय के बारे में उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पालन करते थे, इसी के बारे में उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन में लिखा था। ऐसा ही अपनी सहेली महादेवी वर्मा की सहेली बिंदा को भी एक पंडिताइन चाची थी। उस चाची ने बिंदा को कैसे संभाल करती थी अपने घर में। उनका घर, महादेवी वर्मा के घर, अपनी सहेली का घर आजू बाजू में था, इसीलिए बिंदा के घर की पूरे विषयों को, समाचारों को उन्होंने अपने घर के ऊपर छत पर जाकर देखते थे। उसे बिंदा की पंडिताइन चाची की सौंदर्य और उन्होंने कैसी थी, इसी के बारे में आगे महादेवी वर्मा ने लिखी हुई है। इस प्यारा में महादेवी वर्मा ने पंडिताइन चाची की सौंदर्य और उन्होंने कौन कैसे थी, इसी के बारे में परिचय दिया हुआ है। बिंदा के भी तो माँ थी, जिन्हें हमें पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। हमारे जैसे मम्मी की तरह बिंदा को भी एक नई अम्मा थी, उनके घर में एक नई अम्मा थी। उनको हमें पंडिताइन चाची कहते थे, क्योंकि पंडिताइन का मतलब बिंदा के पिताजी पंडित थे, इसलिए पंडित की पत्नी को पंडिताइन चाची कहते थे। और वे अपनी गोरी देखने में उन्होंने बहुत गोरी थी। कौन? बिंदा की पंडिताइन माँ। और मोटी देह को उन्होंने गोरी के साथ और मोटी भी थी और रंगीन साड़ी से सजे कजे चारपाई पर बैठकर फूले घाल और चपटी सी नाक के दोनों के और नीले कांच के बटन से चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। उन्होंने देखने में गोरे थे, बहुत से बहुत गोरी थी और उन्होंने मोटी देह को रंगीन कपड़े साड़ी से पहना हुआ था और चारपाई पर नीचे बैठ गई थी। नीचे बैठकर फूलों को घाल कर रही थी और उनकी नाक चपटी हुई सी, दोनों नीले कांच के बटन से चमकती हुई आंखों से, उनके आंखों नीले कांच जैसी दिखती थी। किसकी आंखें? बिंदा की माँ की, चाची की आंखें। और उन्होंने मोहन को तेल मलती रहती थी, चारपाई पर बैठकर अपनी बेटा मोहन को तेल लगाती थी। और उनकी विशेष कारीगर से संवार पाटियों के बीच में लाल साई की मोटी लकीर सा सिंदूर, उन्नीदी सी आंखों में काले डोरे के समान लगाने वाले काजल, उन्होंने चपटी हुई नाक को दो कांजे जैसे चमकीले नाखून रखती थी और उसी के उनके माथे पर सिंदूर को लगाई थी। कौन? बिंदा जी की चाची सिंदूर को लगाई थी और उनके आंखों नींद जैसी आंखों भी बहुत चमक रहे थे। चमकीले कर्णफूल उनके कानों में, उनके इयररिंग्स भी बहुत अच्छी थी। गले की माला, उन्होंने गले में एक माला को पहनी थी और नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ, उनके दोनों हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ को पहनी हुई थी। कौन? बिंदा की चाची। और घुंघरूदार बिच्छू, ये मुझे बहुत बातें थे।
उनके पाँवों में रहने वाले उंगलियों को उन्होंने बिछुए पहनी हुई थी। वो भी बहुत पसंद आती थी, किसको? लेखिका महादेवी वर्मा को। और क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे, ये सब अलंकार को देखकर लेखिका महादेवी वर्मा ने पंडिताइन छाची को एक गुड़िया जैसी दिखती थी। उसका अलंकार उतना सुंदर से उन्होंने करती थी। कौन? बिंदा की चाची। और यह सब तो ठीक था, ये तो देखने में, ये तो ड्रेस कोड्स, अट्रैक्शन बहुत अच्छे थे, लेकिन पर उनका व्यवहार, उनका रीति रिवाज, उनके घर में रहने वाले रीति नीति विचित्र सा जान पड़ता था, बहुत से बहुत विचित्र लगता था। उनके ड्रेस के बारे में और उनके मन बहुत बहुत अलग थे। ये महादेवी वर्मा ने उसको जान नहीं पाती थी। सर्दी के मीन्स ठंडी के दिनों में हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था। धूप निकलने का मतलब सुबह 7-8 बजे पर धूप आने के बाद उन्होंने उठते थे। कौन? लेखिका ने। और गर्मी पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे, जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था। उठने के बाद उन्होंने अपने पाँवों को, मोजे का मतलब है शॉर्ट्स डालते थे और जूते पहनते थे और ऊनी कपड़ों को पहनाता थे। उनकी माँ ने, किसकी माँ? लेखिका महादेवी वर्मा जी की माँ ने सर्दियों के दिनों में अपने बच्चों को सूर्योदय के बाद, धूप निकलने के बाद उनको जगाया करते थे। जगाने के बाद क्या करते थे? उनके पाँवों को सॉक्स लगाते थे, स्लीपर लगाते थे और ऊनी का कपड़ा भी लगाते थे। और मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था। इसी के साथ मना कर मीन्स बहुत खुशी से गानों को गुनगुना कर दूध को पिलाया जाता था। और तब पड़ोसी के घर में पंडिताइन चाची की स्वर उच्च से उच्चातर होता रहता था। हमें घर के ऊपर छत पर ये कार्य करते थे। उसी समय में बाजू के घर में पंडिताइन चाची की स्वर बहुत उच्च से उच्च सुना रहा था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता था, उन्होंने बहुत से बहुत चिल्लाते थे। कौन? पंडिताइन चाची। वो चिल्लाने में वो कौन सी बात करती है वो ना समझ में आती थी। किसके लिए उन्होंने ऐसे चिल्लाती थी तो वो इसको समझ में नहीं आता था। तो मैं उसे श्यामा के रंबाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझा सकती थी। हमारे घर में रहने वाले श्यामा गाय भी ऐसे अपने बछड़े के लिए रंबा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पंडिताइन चाची का ये चिल्लाने का आवाज़ ऐसा नहीं है, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। ऐसे कुछ बातों को परिचित होने पर भी उनको कन्फ्यूजन्स लगते थे। वो कौन से, किसके लिए कहा है, क्या कह रहा है, ऐसा मन में आतंक होता था। उठती है या आऊँ, वो गरजाती है, वो चिल्लाती है क्या आवाज़ से, तो उठती है क्या, मैं आऊँ। बैल कैसे दीदे क्या निकल रही हो, बैलों से क्या दीदे को निकल रहे हो, तो मोहन का दूध कब गर्म होगा, मेरे बेटा को तुम दूध को कब गर्म करके देती हो। अभागी मती भी नहीं, अभागी का मतलब है दुर्भाग्यवती, तुम्हें भाग्यहीन हो, किसके लिए तुम जी रहे हो, तुम मरने हो तो अच्छा रहता था। मोहन और आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, ऐसे ही जोर से चिल्लाकर बिंदा की चाची ने कठोर स्वर से बातें कर रही है, उसे मेरे अबोध मन भी जान ही लेता था। ऐसा ही मेरा मन में भी अज्ञान अवस्था में थी, मेरा मन में भी वो बातों को मैं समझ में नहीं आता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती थी, मैंने कभी हमारे घर के छत पर जाकर वो बाजू घर में का समाचार सुनने का एक शौक था। तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए, बहुत गंदे से गंदे, मैली का मतलब गंदे से गंदे कपड़े लपेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई
दिखाई देती। चौके चौके तक मीन्स कॉर्नर साइड से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसा नाच कर काम करने जैसे दिखती थी। किसको? बिंदा। बिंदा ऐसे काम करने को, एक नृत्य करने जैसी दिखती थी लेखिका महादेवी वर्मा को। और उसका कभी झाड़ू देना, इसके कामों के बारे में वो कह रही है, एक झाड़ू इधर से लेना देना, और कभी आग जलाना, और कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कलसी का बिंगी में वो पानी उठाकर लाना, ऐसा कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना, ऐसा ही आंगन में एक बार दूध देने के लिए जाती है, एक बार पानी भरने के लिए जाती है, एक और लकड़ियाँ जलाती है। ऐसा उन्होंने हर एक काम भी लेखिका महादेवी वर्मा को नृत्य करने जैसी दिखती है। और मुझे बाजीगर के तमाशे जैसे लगता है। बाजीगर मीन्स जादूगर। एक जादूगर ने एक मिनट के लिए कैसा इधर उधर अगर ऐसा दिखाता है, उस तरह मेरे सहेली बिंदा दिख रही है। और क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे, मेरे लिए मुझ में ऐसा काम मुझे नहीं होता था। लेकिन ये दोनों में भी आयु उम्र एक से एक कुछ ज्ञाप थे। उन्होंने 21 साल के सखिया जैसे थे। और पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता है, उस विस्मित कर मैंने चकित होकर कौतुक की उपेक्षा मीन्स उदासीनता कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर, ये क्या तभी काम करने समय कुछ देर हो गया तो उदासीन हो गया तो बहुत कठोर स्वर से गूंजती थी, जिसमें कभी कभी पंडिताइन जी की गुटकी का फुट भी रहता था। अब कभी कभी पंडिताइन चाची भी धमका देती थी। और तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती है। ये सभी देखकर मुझे आतंक की छाया, दुख की छाया मुझे घेर लेती थी। किसको? लेखिका महादेवी वर्मा को, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देखकर मैंने नटखटापन को रोका जाता था। इसकी सुशीलता, किसकी? अपनी सहेली की सुशीलता को देखकर उन्होंने नटखटापन, उसके मन में वो एज में वो आयु में रहने वाले पूरे ये साहस की ये पूरे दूर हो गई थी, नटखटापन उससे दूर हो गई थी। और वही बिंदा करके चुपके कौन सा नटखटापन करती रहती है। उन्होंने बिंदा के घर आने के समय में कुछ तमाशे ऐसे करती थी। इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं ना समझ पाती थी। मुझे उसी की तरफ मैं पूछने के लिए, जानने के लिए बहुत प्रयत्न करती थी, लेकिन मैं एक भी काम नहीं करती थी। लेकिन वो एक काम भी लेखिका नहीं करती थी और रात दिन ऊधम मचाती रहती थी। उनके चाची जी रात और दिन बहुत शोर मचाती। कौन? लेखिका शोर मचाती थी। पर मुझे तो माँ ने ना मर जाने की आज्ञा दी। मेरी माँ ने उसकी माँ तरह मेरे सामने नहीं मर जाती है, ऐसा आज्ञा मुझे दे दिए है। कौन? लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने घर में एक काम भी नहीं करते थे, लेकिन इधर उधर शोर मचाकर खेलते थे और बच्चे जैसे नटखटापन करते थे। लेकिन अपनी माँ, लेखिका की माँ ने वादा किया था कि मैंने तुम्हारे सामने नहीं मरता हूँ, और आंखों निकल लेने की भय दिखाया। एक बार मैंने पूछी भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरफ नहीं है? लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ से कहती है इस वाक्य को, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? इस वाक्य को तुम्हें अंडरलाइन करो, ये किससे कहा के आता है। इस वाक्य को लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ से कहती है। अपने घर के बाजू में रहने वाली बिंदा के स्थिति को देखकर, अपनी पंडिताइन चाची के कामों को देखकर एक दिन बिंदा ने अपनी माँ से कहती है, क्या तुम्हारे जैसे पंडिताइन चाची क्यों नहीं है? माँ ने मेरी बात को अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। इसी के बारे में कहने के लिए मेरी माँ ने मुझ पर मेरे साथ कितने से कितने बातों तो उसके बारे में कहे, लेकिन मेरे मन में
में नहीं आया। उनके संक्षिप्त है से ना बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और ना मेरी उलझन सुलझ पाई। मेरे समस्या भी उसको परिहार नहीं दिए। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी। मेरे साथ में मैंने कंपेयर किया तो मेरे से कुछ ही बड़ी है, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। बिंदा मेरे से जरा सी बड़ी है, लेकिन उसको देखने में वो मेरी सी बहुत छोटी जैसी दिखती थी। ना पता है भगवान ने उसे ऐसा रूप दिए है। दो पैसों में आने वाली कंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाली उसके दुबले हाथ पैर ना जाने किस अज्ञात भय से अवसन रहते हैं। इसके शरीर बहुत सूखा है और इसके हाथों बहुत दुबले हैं। ऐसा उसके पाँव भी बहुत दुबले हैं। किस तरह इसी तरह इसका शरीर को बना हुआ है। ये भगवान ने कहीं से कुछ आहट होती ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का तरतरा उठता। लेकिन उन्हीं काम में उन्होंने लग्न होने के बाद एक बार पंडिताइन चाची की आवाज़ सुने तो उनके शरीर और उनके पाँव तरतरा उठती थी। किसको? बिंदा को। और मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता, प्रत्युत उसे भय में बदले देते थे। उसके मन पूरे के पूरे भय से बदल देते थे। और बिंदा की आंखें तुम मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। मैंने कभी कभी बिंदा के आंखों को देखते थे, लेकिन बिंदा को आंखों में मुझे क्या दिखते थे कि एक पिंजरे में रहने वाले चिड़िया जैसी दिखती थी। कौन? बिंदा। किसके लिए ऐसा दिखती थी? लेखिका महादेवी वर्मा को। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते हो उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा। उन्होंने एक बार ऐसा ही दोनों मिलकर छत पर रहने समय उन्होंने तारों को गिन रही थी। कौन? बिंदा और लेखिका ने तारों को गिन रहे थे। वह रही मेरी अम्मा। तब बिंदा कहती है, एक नक्षत्र को देखकर, आसमान में रहने वाले एक नक्षत्र को देखकर वो रही मेरी अम्मा है। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मुझे बहुत आश्चर्य हो गया ये बात सुनकर। बिंदा के मुंह से ये बात सुनकर लेखिका महादेवी वर्मा को बहुत आश्चर्य हो गया। क्या सबकी एक अम्मा तारे में होती है? क्या हमारी अम्मा तारे में भी रहती है? और एक घर में रहती है और एक अम्मा तारे रूप में आसमान में रहती है। ऐसा उनको कन्फ्यूजन हुआ ये बात सुनकर। पूछने पर बिंदा ने अपनी ज्ञात कोश में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस समय कोई ईश्वर बुला लेता है। उन्होंने समझाया कि बिंदा ने अपनी माँ मर गई है और भगवान ईश्वर के पास चले गए हैं और बाद में एक नक्षत्र बनकर मुझे वहाँ से देख रही है। ये सुनकर मुझे कुछ पता चला। वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है और जो बहुत सज धज से घर में आती है। उन्होंने तारा बनकर बच्चों को, बाद में बिंदा ने नक्षत्र के बारे में अपनी माँ के बारे में समझाती है। उनके बाद मेरा मन समझने की प्रयास किए और मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोच कर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? उन्होंने लेखिका महादेवी वर्मा ने कहती है, तुम्हारे नई अम्मा को तुम्हें अम्मी जैसे क्यों नहीं पुकारती हो? वो तब कहती है, बिंदा ने कहती है, फिर वे ना नहीं रहेगी और ना डांटेगी। मेरी अम्मा रहे तो ऐसा नहीं देखभाल करती थी, मुझे एक बार भी नहीं डांट रही थी। इसी तरह और नक्षत्र के बारे में बिंदा ने महादेवी वर्मा को समझाती है।
और उनके सौंदर्य, वहाँ के सौंदर्य और उनके रहन स्थिति रीति के बारे में आज हमें देख लिए थे। व्याकरण भाग से हम आज इसी के साथ 8th मेन में 8वीं मेन में विलोम शब्द लिखिए। पेज नंबर 40 में देखिए उल्टे अर्थ वाले शब्द। विलोम शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? विलोम शब्द कहे तो क्या है? एक ही सार्थक शब्द को उसी के बारे में उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को हमें उल्टे अर्थ या विपरीत अर्थक या विलोम शब्द कहते हैं। एक सही शब्द को उसके अर्थ के बदले में हमें दूसरे अर्थ देने वाले शब्दों को, उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को हमें विलोम शब्द कहते हैं। तुम्हारा पाठ्य पुस्तक में कुछ विलोमार्थी शब्दों को दिए गए हैं, उसी के बारे में आज आंसर्स मैं लिखती हूँ। तुम्हें पेंसिल से आंसर्स को तुम्हें टेक्स्ट बुक पर लिखनी चाहिए। पहला देखिए दुर्बल। दुर्बल का विलोम शब्द विपरीत अर्थक में दुर्बल को क्या आता है? दुर्बल को सबल आता है। 8th मेन का फर्स्ट वन आंसर दुर्बल को सबल आता है। 8th मेन फर्स्ट आंसर। ये विलोमार्थ में दुर्बल का विरोधार्थी शब्द अर्थ सबल आता है। और सेकेंड वन देखिए स्पष्ट दिया हुआ है। स्पष्ट का विरोध शब्द विलोम शब्द अस्पष्ट है। स्पष्ट को अस्पष्ट है। स्पष्ट अस्पष्ट। और ज्ञात, ज्ञात को अज्ञात आता है। 3 भी अज्ञात। ये पूरे 8th मेन का आंसर्स है। तुम्हें पेंसिल से लिखकर बाद में तुम्हें क्लास वर्क में ये मेन को लिखनी चाहिए। और मृत्यु, मृत्यु को विलोम शब्द मृत्यु को जन्म आता है। 4वीं जन्म, मृत्यु को जन्म आंसर। और 5th वन देखिए स्वर्ग। स्वर्ग को विलोम रूप नरक। स्वर्ग को विलोम रूप नरक है। और पुण्य, पुण्य को विलोम रूप कौन सी है? पाप है। पुण्य को पाप है। और सुंदर, सुंदर को असुंदर भी आता है, कुरूप भी आता है। सुंदर को कुरूप। और 8वीं देखिए 8वीं न्याय। न्याय को उत्तर कौन सी आता है? अन्याय आता है। न्याय को अन्याय। न्याय अन्याय आता है। और पराजय का उत्तर है जय। जय को पराजय। और स्वाभाविक, स्वाभाविक को उत्तर है अस्वाभाविक। अस्वाभाविक आता है। और अंत में लास्ट वन देखिए ऊपर। ऊपर को कौन सी आता है? नीचे। ऊपर को कौन सी आता है? नीचे। 8th मेन में विलोम शब्द दिए हुए हैं। विलोम शब्द का अर्थ क्या है? दिए हुए सही अर्थ देने वाले शब्दों को उसी के उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को हमें विरोध शब्द और विलोमार्थी शब्द कहते हैं। विलोम शब्द का अर्थ दिए हुए सही शब्द के बदले में हमें उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को हमें विलोम शब्द कहते हैं। फर्स्ट वन दिए हुए दुर्बल। दुर्बल का उत्तर कौन सा है? सबल है। स्पष्ट को अस्पष्ट है उत्तर। और ज्ञात को कौन सी है? अज्ञात है। और मृत्यु का कौन सा है आंसर? जन्म है। और स्वर्ग का आंसर नरक है। और पुण्य का आंसर कौन सी है? पाप है। और सुंदर को कुरूप है। और न्याय का उत्तर है अन्याय है। और पराजय दिए हुए है। पराजय का उत्तर है जय। और स्वाभाविक, स्वाभाविक को आंसर अस्वाभाविक है। और ऊपर का उत्तर है नीचे। बच्चों मैं आज क्लास के साथ
व्याकरण भाग को समाप्त करती हूँ बच्चों। अगले क्लास में हमें 8 मेन के साथ तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में भाषा अभ्यास में दिए हुए 5th मेन को देखिए। यहाँ 5th मेन में कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए ये मेन दिया जाता है। इसमें तुम्हें 5 अंक से प्रश्न पूछा जा सकता है। तुम्हें वार्षिक परीक्षा में 5 अंकों से ये मेन को पूछते हैं। यहाँ कारकों की सिंबल को, कारकों की अक्षरों को ब्रैकेट में दिए जाते हैं। तुम्हें यहाँ चूज कर यहाँ वहाँ सेलेक्ट करके वो फिल इन द ब्लैंक्स में तुम्हें फिलअप करनी चाहिए। पेज नंबर 39 देखिए 39, पेज नंबर 39 में 5th में दिया हुआ है। देखिए बिंदा डैश समस्या का समाधान ना हो सका। बिंदा डैश समस्या का, बिंदा की समस्या का समाधान ना हो सका। उसका पहला आंसर ही लिखनी चाहिए। 5th में का आंसर फर्स्ट वन आंसर है। सेकेंड वन देखिए बिंदा डैश मेरा उपाय कुछ झांचा नहीं। बिंदा को मेरा उपाय कुछ झांचा नहीं। 3वीं देखिए उसके घर जाने डैश माँ ने मुझे रोक दिया था। उसके घर जाने से, सेकेंड वन को आंसर को आता है और 3वीं आंसर से आता है। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। और 4वीं देखिए चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। पर 4th वन आंसर। 4वीं देखिए चूल्हे डैश चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। 4वीं आंसर है पर, चूल्हे पर। 5th में का आंसर सभी एक बार देखिए। कारक चिन्हों को देखकर तुम्हें सही कारक को सेलेक्ट करके वो फिल इन द ब्लैंक्स में खाली स्थानों में तुम्हें भरनी चाहिए। ये 5 अंक से पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बिंदा डैश समस्या का समाधान ना हो सका। इसका आंसर है बिंदा की समस्या का समाधान ना हो सका। सेकेंड वन देखिए बिंदा डैश मेरा उपाय कुछ झंझा नहीं। बिंदा को मेरा उपाय कुछ झंझा नहीं है। 3वीं देखिए उसके घर जाने डैश माँ ने मुझे रोक दिया था। उसके घर जाने से और लिखनी चाहिए। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। 4वीं देखिए चूल्हे डैश चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। चूल्हे पर, 4वीं आंसर चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बच्चों ये 2 मेन के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में हमें इस कहानी को कंटिन्यूशन करें और इसी के साथ एक व्याकरण भाग को मैं प्रस्तुत करती हूँ। अब तक की क्लास, आज की क्लास में समाप्त करती हूँ बच्चों। धन्यवाद।